Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 27th of October 2021, Wednesday. Inspiration of the day is good things comes to people who wait, but better things comes to those who go out and get them. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. Biz sentiment at 2 years high. There's a one survey that is conducted by National Council of Applied Economic Research. In short, we call this institution as NCAER, National Council for Applied Economic Research. And into that particular survey, this institute publish or formulate the Business Confidence Index specifically for Indian economy. And we all know during the pandemic, the business sentiment in the entire country has been shaken, even in the first wave as well as in the second wave. But as the second wave of COVID-19 eased off, restriction has been lifted, this business sentiment in the country hits an over 2 years high in the month of September or in the September quarter or quarter 2 of financial year 22 of the current financial year. तो 2 सालों के बाद इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ने प्री पैंडेमिक से भी ज़्यादा अच्छे सेंटिमेंट रजिस्टर किए हैं, ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट रजिस्टर किए हैं. द NCAER बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इन शॉर्ट वी कॉल इट BCI increased by about 80% to 117.4 इन क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. यानी इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2, सितंबर का जो क्वार्टर होता है, उसमें 117% तक की इंक्रीज रजिस्टर करी है BCI ने. BCI स्टैंड्स फॉर बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स फ्रॉम 65 इन अ ईयर एगो क्वार्टर. पिछले साल यही नंबर 65 था. तो हम कह सकते हैं कि जब पैंडमिक की फर्स्ट वेव आई थी, इन दैट केस बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स वाज 65 and in the very same quarter of next year, that is current fiscal year, it has registered the growth up to 117.4. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 90% का इंक्रीज देखने को मिला है. तो ये तो पिछले फर्स्ट पैंडेमिक ईयर से कंपैरिजन हो गया. अगर हम इस इंडेक्स को क्लियरली देखें तो प्री पैंडेमिक के टाइम से भी इसमें इंक्रीज देखने को मिला है. द इंडेक्स वाज आल्सो अप 13.8% ओवर द प्री पैंडेमिक पीरियड ऑफ द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20. यानी 2019 में जो बिजनेस सेंटीमेंट से या जो BCI का नंबर था, उससे भी 13% ज़्यादा पॉजिटिविटी या ज़्यादा नंबर रजिस्टर्ड किए हैं, ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है. तभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 2 साल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंडेक्स या पॉजिटिव बिजनेस सेंटीमेंट्स देखने को मिले हैं इन BCI इंडेक्स. लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिससे कंपनी ज़्यादा कॉशियस हैं, ज़्यादा वरीज हैं, और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कौन से फैक्टर हैं. दैट इज़ राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एंड दैट इज़ क्वाइट एविडेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ नॉट द सिनेरियो इन इंडिया. क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमीज रिकवर करती हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ती है, और डेफिनेटली इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे. तो जिस तरह से कमोडिटीज़ की डिमांड, रॉ मटेरियल्स की, कमोडिटीज़ की, क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रही है, दैट इंक्रीजिंग कॉस्ट इज कॉजिंग worries among the companies. The index showed improvement, however, year on year basis. तो ऐसा नहीं है कि पिछले साल के कंपैरिजन में ही केवल 90% का इंक्रीज देखने को मिला है. प्री पैंडेमिक से भी ज़्यादा अच्छे सेंटीमेंट्स आए हैं. इस बार BCI इंडेक्स में 13% का इम्प्रूवमेंट है. तो अगर BCI इंडेक्स की बात करें तो BCI इंडेक्स हमने बताया कौन सा इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है. दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं. 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर कंट्री में बिजनेस को लेकर के, बिजनेस ऑपरेट करने को लेकर के, बिजनेस ओपन करने को लेकर के कैसे सेंटीमेंट्स हैं
इन्वेस्टर्स में, बिजनेसमैन में। तो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? Whether the overall economic conditions will be better in the next 6 months. This is the first question. Second is financial condition of the firm will improve in the next 6 months. That is the second question or second parameter. Third is present investment climate is positive. And fourth, last one is present capacity utilization is close to or above the optimum level. तो इन चार पैरामीटर्स पे या 4 क्वेश्चन से बिजनेसमैन जो होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे उनके रिस्पॉन्स लिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स दैट रिफ्लेक्ट हाउ मच कॉन्फिडेंस बिजनेसमैन और द ऑर्गेनाइजेशंस are having in the Indian economy in terms of prospect of business, in terms of prospect of economic activity. And definitely this is the increasing sign or the recovery sign in terms of economic activities. और अगर मैं इसको क्वार्टर वाइज देखें तो रिकवरी साइंस क्लियरली विजिबल होते हैं। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019 and this is the time period of financial year 2020 and this is the period for 21 and this is the period for current financial year of fiscal year, that is 22. And we can simply, if we draw the trend line, this red line or red line that actually cross all the bars is called as trend line. So this trend line indicates a recovery now in Q2 of financial year 22 after कोविड-19 पैंडमिक सेकेंड वेव। हालांकि अभी तक आप देखें तो कहीं डिक्रीज ही देखने को मिल रहा था सेंटीमेंट्स में लास्ट, जब से पैंडमिक आई है लास्ट 2 ईयर्स से, लेकिन अब फाइनली बिजनेस सेंटीमेंट जो हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि बिजनेसमैन जो हैं वो पॉजिटिव हैं इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी को लेकर के। बस कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी भी वरीसम है, इसको लेकर के अभी भी बिजनेसमैन वरीसम है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमंग देम ऑल is increasing cost of raw material. So this sentiment index in real estate at all time high. The sentiment in real estate industry had turned optimistic and touched all time high during the July and September quarter, and the outlook for next 6 months also remained positive according to this report that is published or that is reported by 3 ऑर्गेनाइजेशंस और 3 कंपनीज कलेक्टिवली। तो जो रियल स्टेट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी पैंडमिक की वजह से। तो जितनी भी इंडस्ट्री आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिज्म या सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रियल स्टेट में देखने को मिल रही है एज पर वन रिपोर्ट दैट इज़ पब्लिश्ड बाय नाइट फ्रैंक, फिकी एंड नारेटको। सो नाउ इट्स अ फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम when we actually see the realization of these sentiments. ये सेंटिमेंट जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अभी इकोनॉमी में है, बिजनेसमैन में, इन्वेस्टर्स में, कंज्यूमर में, ये एक्चुअली कितना इकोनॉमिक रिकवरी को इम्पैक्ट करते हैं, कितना इससे इकोनॉमिक रिकवरी हो पाती है, दैट इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1। गवर्नमेंट में रिमूव कब्स ऑन कमर्शियल यूज ऑफ AAI लैंड। So the government is considering a legal amendment. Legal amendment किस लिए? For what? To increase the scope of commercial exploitation of a land that is acquired by Airport Authority of India. आइडल लैंड को लेकर के जो आइडल लैंड असेट्स पड़े हैं PSUs के पास, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास, उसको लेकर के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में। हमने डिस्कस भी किया था नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो लाया, उसके तहत सारे डिपार्टमेंट्स को, PSUs को डायरेक्ट भी किया गया है कि उनके पास जो भी लैंड एसेट्स पड़े हैं जिसको वो यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको मोनेटाइज करके रिवेन्यू जनरेट करें। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो लैंड पड़ी हुई है उसको यूज़ करने के लिए, उसके कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए लीगल अमेंडमेंट ला रही है। पीपल इन द नो सेड द एविएशन मिनिस्ट्री हैड स्टार्टेड interministerial consultation on amending the Airport Authority of India Act 1994. It means AAI was established under this act और किसी भी तरह के प्रोविजन में चेंज करने के लिए इस एक्ट में चेंज करना ज़रूरी है।
और अब क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो भी लैंड एसेट्स हैं उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सके, उनको लीज पर या लैंड रेंट पर कैसे भी करके उनको दिया जा सके, ताकि वो लैंड एक वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उससे कुछ रिवेन्यू जनरेट हो। तो अगर इस तरह के चेंजेस करने हैं तो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 में चेंज करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दिस गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ बिल, और ये बिल जो होगा ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और ज़्यादा पावर देगा और ज़्यादा लिबर्टी या बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी देगा टू कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट अराउंड 55,000 हेक्टेयर of its land. The move is also aimed at increasing the potential of privatization of airport in tier 3 and tier 4 cities. तो एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज़्यादा लिबर्टी मिलेगी कि उसके पास जो 55,000 हेक्टेयर की जो लैंड पड़ी है उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करके कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट की जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस चल रही है उसमें भी हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक एक्स्ट्रा लैंड मिलेगी, जो भी एयरपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं या बिडिंग कर रहे हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा लैंड मिल रही है उसके साथ और वो लैंड को उन्हें अलाउ किया जा रहा है कि उस लैंड को भी वो कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो टेंडर हैं, जो बिडर हैं, इन दैट केस एक जो पोटेंशियल बिडर्स हैं या जो हम बोल सकते हैं अच्छे बिडर्स हैं वो भी बिड करेंगे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टीयर 3 और टीयर 1 airports will become little more profitable in that case if government allow them to use their land for commercial purpose. Basically जो tier 3 और tier 4 में जो airports हैं वो बहुत ज़्यादा profitable या viable नहीं हैं, इसीलिए उनको और profitable और viable और attractive बनाने के लिए ये provision लाया जा रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट को एक अच्छे बिडर और अच्छे कोटेशंस मिलें छोटे छोटे शहरों के जो एयरपोर्ट हैं उनको प्राइवेटाइज करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए तो अच्छे बिडर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फुटफॉल अच्छा होता है, वहाँ पर रिवेन्यू जनरेट अच्छा होता है। लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं टीयर 3 और टीयर 4 में, वहाँ के लिए बिडर नहीं मिलते। तो इसके लिए उन एयरपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उनकी बिडिंग प्रोसेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मैक्सिमम कोटेशन लेने के लिए गवर्नमेंट ने ये अप्रोच अडॉप्ट किया है। इससे एएआई को भी बेनिफिट मिलेगा और जो टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ में जो एयरपोर्ट्स हैं उनके प्राइवेटाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। अच्छी कोटेशंस गवर्नमेंट को रिसीव होंगी बिकॉज ऑफ द मोर प्रॉफिटेबल और मोर प्रॉफिट पोटेंशियल। So this act allow AAI to establish and maintain the hotels, restaurant, restroom at the near of these airports and establish warehouses and कार्गो कॉम्प्लेक्स है। तो डेफिनेटली जो अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो लैंड होगी उसमें वो किसी भी तरह का कमर्शियल वेंचर स्टैब्लिश कर सकते हैं। रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम, होटल्स, वेयर हाउसेस, कार्गो कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह के उसको वायबल बना सकते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट इट डज नॉट से दैट दिस लैंड कैन बी यूज फॉर purposes such as creating shopping centers, conference centers, commercial offices, commercial and multi-use complex and training facility। अब ये लैंड इन सब पर्पस के लिए यूज़ करी जा सकेगी कि नहीं करी जा सकेगी, इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। केवल वही वेंचर अभी के लिए क्लियर है, उन्हीं वेंचर में एएआई कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकती है जो कि रिलेटेड हैं एयरपोर्ट के बिजनेस से। अगर आप देखें होटल, रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम, कार्गो कॉम्प्लेक्स, वेयर हाउसेस एंड दीज टाइप्स ऑफ अदर वेंचर। लेकिन शॉपिंग सेंटर, कॉन्फ्रेंस सेंटर, कमर्शियल ऑफिसेस, क्या ये ओपन हो सकते हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। द proposed amendment will enable the AAI to expand the function for which it can use its land, much of which is prime urban location of the country। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट कहीं भी स्पेसिफाई नहीं कर रही कि हाउ शुड एएआई यूज देयर लैंड, बट येस इट शुड बी वायबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। बस केवल इतना ध्यान रखना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कोई भी हैजार्डियस और पोल्यूटिंग जो वेंचर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो ना हो उस प्रोमाइसेस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सिटीज़ हैं दे आर इन द हार्ट, मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स आर इन द हार्ट ऑफ द सिटी, तो उससे जो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। तो गवर्नमेंट का बस इतना अप्रोच है कि कोई पोल्यूटिंग या हजार्डियस एक्टिविटी ना इन्वॉल्व है। इसके अलावा गवर्नमेंट इज़ नॉट स्पेसिफाइंग द पर्पस or the means by which this land can be used. It is up to the AAI to use that land as per their planning or as per their
conviction. And this is the profit trend of Airport Authority of India. And for the first time in history, Airport Authority of India slipped into red zone, that is negative territory of the profit in financial year 21, and that all because of the pandemic की वजह से restriction था, tight restriction था, जो movement था aviation industry पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, हम एक कह सकते हैं। जो footfall था airports में वो decrease हुआ, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 21 का जो प्रॉफिट रहा है, वो प्रॉफिट हम नहीं कह सकते, दैट कन्वर्टेड AAI हैज सीन द लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2,949 करोड़। तो पहली बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैंडमिक की वजह से फाइनेंशियल ईयर 21 में 3,000 करोड़ का लॉस रजिस्टर किया फर्स्ट टाइम, और दिस इज द profit ratio or the profit since financial year 15 as we can see in the graph. तो इसको देखते हुए बहुत सारे गवर्नमेंट ने measures लिए in order to revive the Airport Authority of India. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 4. Marine export face threat over China's non-tariff barriers. इंटरनेशनल ट्रेड में बेसिकली दो तरह के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? अगर कोई दो कंट्रीज आपस में किसी भी तरह के इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के बैरियर लगाना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड को या बिजनेस को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो दो तरह के बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स टैक्स रिलेटेड, किसी भी तरह का टैक्स इम्पोज कर दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, किसी भी तरह के टैक्स को नंबर को बढ़ा दिया, अमाउंट को बढ़ा दिया, परसेंटेज को बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड एज टैरिफ बैरियर। हालांकि टैरिफ बैरियर बहुत ज़्यादा रेगुलेट होते हैं WTO से, तो कई बार जो कंट्रीज होती हैं वो यूनिलैटरली टैरिफ बैरियर्स नहीं लगा पाते बिकॉज ऑफ द WTO रिस्ट्रिक्शन। तो कंट्रीज क्या करती हैं, अगर वही चाहती हैं कि हम दूसरे कंट्री से हमारा बिजनेस ना हो, या दूसरे कंट्री से हमें ज़्यादा इंपोर्ट ना करना हो, या हम उसको रोकना चाहें, तो टैरिफ बैरियर पर बहुत ज़्यादा तो एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ, यस, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो कंट्रीज इम्पोज कर देती हैं। तो टैरिफ बैरियर्स जो कंट्रीज के होते हैं वो WTO के अंडर में आते हैं, इसलिए नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कभी कभी यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बिजनेस विद सम स्पेसिफिक कंट्रीज, और इन ऑर्डर टू टारगेट द इम्पोर्ट ऑफ सम स्पेसिफिक कंट्रीज। तो यही जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो इंडिया और चाइना के बीच में मरीन एक्सपोर्ट को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? लेट अस लुक इनटू द न्यूज़। आउटबाउंड शिपमेंट ऑफ मरीन प्रोडक्ट फ्रॉम कंट्री आर फेसिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स इन चाइना। आउटबाउंड शिपमेंट मीन्स जो कि इंडिया से चाइना की ओर जो शिपमेंट जा रहे हैं, इंडिया से जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं चाइना में जो जा रहे हैं, या मतलब इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है मरीन प्रोडक्ट्स चाइना को, अब वो प्रोडक्ट्स चाइना में नॉन टैरिफ बैरियर्स फेस कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉजिंग द कंसर्न फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। पीपल अवेयर अबाउट द मैटर आर सेइंग। तो जो मरीन एक्सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि चाइना जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर इम्पोज कर रहा है मरीन एक्सपोर्टर्स पर, जिससे जो इंडिया के मरीन एक्सपोर्टर्स हैं दे आर एक्चुअली बैटलिंग द ट्विन चैलेंजेस। व्हाट आर दोस ट्विन चैलेंजेस? एक तो कंटेनर शॉर्टेज है, इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस भी किया था, कंटेनर शॉर्टेज है, उसके अलावा हाई फ्रेट कॉस्ट, क्योंकि इस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं दैट आर मेकिंग द मरीन एक्सपोर्ट अनवायबल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, स्पेशली फॉर चाइनीज मार्केट। किस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर, किस तरह की टेक्निक्स या टैक्टिक्स, इसको हम बहुत स्पेसिफिकली बोले, चाइना यूज़ कर रहा है। चाइना इज गोइंग फॉर COVID-19 टेस्टिंग ऑन द इम्पोर्टेड सी फूड कंसाइनमेंट एट कस्टम एंड द लोकल अथॉरिटी लेवल इन द डॉक। तो क्या जितने भी प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं सी फूड प्रोडक्ट्स, उन COVID-19 की टेस्टिंग को लेकर के उनको रोक दिया जा रहा है पोर्ट पर ही, या हम बोल सकते हैं कस्टम लेवल पर ही, लोकल अथॉरिटी लेवल पर उनको एंट्री नहीं दी जा रही कंट्री में, चाइना में एंट्री नहीं। अब कोई शिपमेंट आया जिसमें मरीन प्रोडक्ट्स हैं, सी फूड्स हैं, अब उनकी पूरी 100% इंस्पेक्शन होगा, उनकी COVID-19 की टेस्टिंग होगी, इसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा
एंटर करने के लिए। इससे क्या हो रहा है, जो शिप्स हैं उनको लंबे समय तक डॉक पे खड़े रहना पड़ रहा है, लंबे समय तक उनको वेट करना पड़ रहा है। एंड डेफिनेटली आपको पता होगा कि बिजनेस में वेटिंग और द टाइम इज वन ऑफ द मनी। आपका शिप अगर खड़ा है, अगर जो एक दिन में रिलीज हो रहा है वो 10 दिन के लिए खड़ा है, वेट कर रहा है कि उसका 100% इंस्पेक्शन हो उसके प्रोडक्ट का, इसके बाद उसको एंट्री मिले। तो एक तो जो स्टे कॉस्ट है वो तो आ रही है, शिप जनरली कंपनीज का नहीं होता, तो दे गिव रेंट ऑन इट। अपार्ट फ्रॉम इट, लंबे टाइम तक वेट करने के बाद से क्या हो रहा है, जो फूड प्रोडक्ट्स है वो स्पॉइल हो जा रहे हैं। शेल्फ लाइफ होती है हर एक फूड प्रोडक्ट की, अगर उससे ज़्यादा टाइम तक उसको रखा जाए तो वो खराब हो जाते हैं। तो दैट इज unnecessary creating the loss for the marine exporter। एक दिन या 2 दिन का शिपमेंट है और वो 10 दिन तक वेट कर रहा है, तो बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं, सी फूड्स हैं, वो जल्दी खराब हो जाएंगे। दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग लॉस फॉर इंडियन मरीन exporters। So containers are being held up at Chinese port that has resulted in exporters incurring heavy charges of ships. In addition, Chinese importers not making payments towards the क्लियर्ड असाइनमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू। इसके अलावा एक तो जो कोविड-19 का इंस्पेक्शन हो रहा है, हॉल्ट कर दिया जा रहा है कंसाइनमेंट्स को डॉक पर ही, पोर्ट पर ही। इसके अलावा जो चाइनीज़ इम्पोर्टर्स हैं, दे आर नॉट मेकिंग पेमेंट्स टूवर्ड्स द क्लियर्ड असाइनमेंट। और अगर कंसाइनमेंट क्लियर भी हो जा रहा है तो इसके बाद भी जो चाइना के जो इम्पोर्टर्स हैं जिन्होंने इम्पोर्ट किया है वो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं। And China has introduced an examination system which is not anywhere in the world. Besides, time to test the product has also increased substantially, resulting in delay in the clearance of consignment, and this has also resulted in the damage of the product. तो बहुत सारे challenges, non tariff barriers जो हैं वो चाइना इम्पोज कर रहा है कंट्री के मरीन एक्सपोर्ट पर, जिसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर फेसिंग मच चैलेंज। तो कॉज ऑफ कंसर्न, चाइना इज वन ऑफ द की एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडियाज मरीन प्रोडक्ट। तो अगर चाइना से बिजनेस इम्पैक्ट करता है इस रिकवरी की सिचुएशन में, एक्सपोर्ट हमारा रिसेंटली कुछ 2-3 महीनों से फिर से डाउन हो रहा है, तो दैट विल फर्दर इम्पैक्ट द इंडियाज एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट को लेकर के इंडिया का जो अभी ओरिएंटेशन है दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। इंडिया किसी भी कंडीशन में अब एक्सपोर्ट में एक अच्छा रोल प्ले करना चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन में। और उस समय जब कि चाइना जो इंडिया का की एक्सपोर्टर है, अगर वो इस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएगा तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द इंडियाज मरीन प्रोडक्ट इंडस्ट्री। चाइना का क्या साइड है, चाइनीज अथॉरिटीज हैव एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द डिटेक्शन ऑफ डेड न्यूक्लिक एसिड रेमिनेंट ऑन द पैकेट। चाइना का कहना है कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस पाए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स में जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट चाइना इज रेजिंग द कंसर्न एंड गोइंग फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मरीन प्रोडक्ट और मरीन एक्सपोर्ट। एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक एविडेंस, न्यूक्लिक material of COVID-19 virus cannot cause any disease to human being। हालांकि इंडिया का ये कहना है कि जो भी कोविड-19 के न्यूक्लिक एसिड्स के मटेरियल्स या रेमिनेंट पाए भी जा रहे हैं सी फूड्स में, एक तो चाइना की बात तो खारिज है, लेकिन अगर इन केस इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए कि हाँ देयर इज अ न्यूक्लिक मटेरियल ऑफ कोविड-19 वायरस ऑन दीज सी फूड प्रोडक्ट्स, सो एज पर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एज पर द साइंटिफिक कम्युनिटी, दिस पर्टिकुलर न्यूक्लिक मटेरियल और डेड न्यूक्लिक मटेरियल विल नॉट कॉज एनी disease to human being। So no other countries has pointed out such concern regarding the marine import from India except China। तो अभी तक फिलहाल किसी अदर कंट्री ने इस तरह के कोई भी एलिगेशन इंडिया के मरीन प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाए हैं, बट हो सकता है इस बात के भी चांसेस हैं कि चाइना के इस पर्टिकुलर एक्शन के बाद कुछ अदर कंट्रीज भी इस तरफ ध्यान दें और ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर्स इंडिया के मरीन एक्सपोर्ट को देखने को मिले। इसीलिए इंडिया और इंडिया एज वेल एज जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वरी समय सिचुएशन को लेकर के, कंटेनर की शॉर्टेज, इंस्पेक्शन, पेमेंट डिले, ऑल दीज आर अफेक्टिंग द मरीन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और इस चाइना के इस एक्शन के बाद ऐसा ना हो कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी, जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के, वो भी इस तरह के प्रॉब्लम शुरू कर दें, इस तरह के इंस्पेक्शन को स्टार्ट कर दें। तो फिलहाल के लिए अब ये देखना है कि इंडिया कैसे इस इशू को रिजॉल्व करता है। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। पेटीएम रेजेस IPO साइज to
18,300 crores. Digital financial service platform, that is Paytm, raised its initial public offering size to 18,300 crore. और earlier ये कितना था? Earlier it was 16,600 crore. So approximately 2,000 crore has been increased by Paytm, and roughly half of the offer for sale, that is OFS in Paytm's IPO, which recently got approval from the SEBI, will done by the Chinese investors, that is Ant Financial. Ant Financial किसकी company है? That is Alibaba Group. And OFS size will now inch up to 10,000 crore, which means that Ant Financial will offload shares worth rupees 5,000 crore as per the sources. So अब फिलहाल के लिए पेटीएम ने अपना आईपीओ साइज इंक्रीज कर दिया है विद इंक्रीज इन ओएफएस साइज एज वेल. तो यहाँ पर एंट फाइनेंशियल जो वो अपने ज़्यादा शेयर्स को ऑफलोड करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ के शेयर्स को एंट फाइनेंशियल कंपनी ऑफलोड करेगी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इन रिलीफ टू जी, HC स्टॉप इन्वेस्को फ्रॉम कॉलिंग एजीएम. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को रिस्ट्रेन किया है जी इंटरटेनमेंट को फ्रॉम होल्डिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दैट वाज रिक्वेस्टेड बाय इट्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर, दैट इज इन्वेस्को. बहुत टाइम से इन्वेस्को और जील में ये पर्टिकुलर बवाल चल रहा है, या लीगल बैटल चल रहा है, जहाँ पर जील ने जो अपने शेयर्स हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को सेल किया. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए किस जील जो है वो किससे मर्ज हो रहा है, किससे एक्वायर हो रहा है, और जिसको लेकर के इन्वेस्को को प्रॉब्लम है. और इन्वेस्को इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट और द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ जील कंपनी, जिसको लेकर के इन्वेस्को कोर्ट गया कई बार, और जील को उसने कोर्ट में ये कहा दैट जील शुड एक्चुअली कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बिफोर फाइनलाइजिंग दिस डील विद एनी अदर कंपनी. इन्वेस्को का सीधा सीधा करना है कि इन्वेस्को से पूछा नहीं गया, बीइंग अ लार्जेस्ट शेयर होल्डर उससे उसका ओपिनियन नहीं लिया गया. अब फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जील को थोड़ा सा रिलीफ दिया है, एंड एज अंडर दिस रिलीफ जील इज नाउ रिस्ट्रेन फ्रॉम होल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग दैट वाज रिक्वेस्टेड बाय इट्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इन्वेस्को. और इन्वेस्को ये मीटिंग क्यों, एजीएम क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहता था? तो क्योंकि इन्वेस्को का पर्पस था कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो कि जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एमडी, सीईओ, उनको हटा करके 6 नॉमिनीज अपॉइंट किए जाएं, जो कि इन्वेस्को चाहता था. फिलहाल के लिए जील को बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग अब मैंडेटरी नहीं है कि वो किसी भी तरह की ईजीएम कॉल करे. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 2 million ऑटो पे ई मैंडेट्स process. So nearly 2 million e-mandates for recurring payment has been registered according to the RBI. RBI ने recently recurring payment को लेकर के नए regulations लाए थे, और नए regulation के लिए एक टाइम फ्रेम दिया था बैंक्स को और पेमेंट एग्रीगेटर्स को कि आप इन regulations को implement करें. कई सारे ने कर भी लिया था, कुछ ने नहीं किया था पेमेंट एग्रीगेटर ने, या हम बोले मोस्ट ऑफ जो पेमेंट एग्रीगेटर्स है बैंक्स हैं, उन्होंने इस नए रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया था, कंप्लाई नहीं किया था, जिसकी वजह से कई सारे जो रिकरिंग पेमेंट्स है वो नहीं हो पा रहे थे. कंज्यूमर्स को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और ये न्यूज़ भी हमने डिस्कस करी थी. और आरबीआई से उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम मांगा था पेमेंट एग्रीगेटर्स ने या बैंक्स ने कि उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए इन नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए. लेकिन आरबीआई ने क्लियरली मना कर दिया था. इसके बाद से कंपनीज वर स्ट्रगलिंग, कंज्यूमर्स और द डिपॉजिटर्स और द पे अकाउंट होल्डर्स वर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. बट एज पर द रीसेंट डेटा, अप्रॉक्सीमेटली 2 million e-mandates for recurring payment has been registered under RBI. After the central bank made the additional factor authentication AFA mandatory for any e-mandate registration, deletion और मॉडिफिकेशन. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट की इशू था, जो चेंज हुए थे रेगुलेशंस, उसमें था एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन. एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया था आरबीआई ने किसी भी तरह के रिकरिंग पेमेंट को लेकर के. अदरवाइज होता क्या था, कई बार कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता था, और कंपनीज और जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते थे वो डिफॉल्ट सेटिंग में डाल देते थे रिकरिंग पेमेंट को, और कंज्यूमर्स को बाद में पता चलता था 2-3 महीने बाद, जब उनके पेमेंट ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से डिडक्ट होने लगते थे. मे बी आई एम अवेलिंग वन सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल आई एम अवेलिंग वन सर्विसेज फॉर 1 month ओनली. आई डू नॉट वॉन्ट टू कीप दैट सर्विसेज फॉर 1 year.
बट देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाइल एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन देयर वाज अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग कि वो मेरे लिए 1 साल का है और हर महीने मुझे उसका पेमेंट करना है, बट आई वॉज नॉट अवेयर। तो होता क्या था कि उससे पेमेंट डिडक्ट होते रहते थे मंथली, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू अवेल द सर्विस फॉर 1 मंथ बट दैट इज़ फॉर 1 ईयर। तो इसलिए कई तरह के इस तरह के फ्रॉड भी देखने को मिले और इसकी वजह से आरबीआई ने ये रेगुलेशन किया था, चेंज किया था और इसमें एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी बना दिया था कि अब जो भी रिकरिंग पेमेंट होंगे उसमें एक फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा जो कि कंज्यूमर ऑथेंटिकेट करेगा, तभी वो रिकरिंग पेमेंट होगा। सो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स पेग द रिकरिंग ट्रांजेक्शन एट 2.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन, अबाउट 1.5% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी पेमेंट एग्रीगेटर्स को, बैंक्स को, इन सारे नए कंप्लाइंसेस को फॉलो करने में, बट एज ऑफ नाउ major card issuer have implemented the RBI's new norms while rest are still in the process. Receiving 2 million mandates in a month indicates the initial hiccups are being now ironed out as per the RBI, and industry estimates pegged for recurring transaction at 2.5% of the total volume of the transaction and 75% of the domestic recurring transactions and about 85% of the international recurring payments are below 5,000। तो हम भी कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो छोटे छोटे रिकरिंग पेमेंट्स का है। तो अब ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को लेकर के प्रॉब्लम आ रही थी वो भी बहुत जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगी। डोमेस्टिक को अगर हम छोड़ दें तो जो नए रूल्स आरबीआई ने इंप्लीमेंट किए थे रिकरिंग पेमेंट को लेकर के, उससे सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे वो फेस कर रहे थे इंटरनेशनल पेमेंट एग्रीगेटर या जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर रही थी कंपनी, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। डोमेस्टिक में इतने ज़्यादा फेलियर देखने को नहीं मिल रहे थे, but as of now most of the companies, payment aggregators, card issuers means credit card issuers has now actually implemented or comply with these new norms, or those who are still and few are still in the process, and it is most likely that every one of them will actually comply this new norms as per the RBI standard on recurring payments। रिकरिंग पेमेंट्स क्या होते हैं? बहुत अगर साधारण सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो रिकरिंग पेमेंट इज अ ट्रांजैक्शन दैट रिपीट्स मल्टीपल टाइम ऑन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ स्पेसिफिक डेट रेंज एंड इट्स चार्ज ऑन अ पीरियोडिक बेसिस सच एज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। तो पीरियोडिक बेसिस पर वो एक फिक्स अमाउंट होता है जो डिडक्ट होता है, चाहे वो लोन की रीपेमेंट, लोन की इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो, चाहे क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो, चाहे कोई आरडी हो या किसी भी तरह की सर्विसेज आपने अवेल करी, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड या डेट पर वो पेमेंट ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर के अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो उसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की अब जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया आरबीआई ने फॉर मोर सिक्योरिटी रीजन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook page, Instagram. Apart from it, if you have any other query you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.